बारिश उस रात कुछ ज्यादा ही तेज हो रही थी। पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ था और हवा पुरानी खिड़कियों से टकराकर अजीब खौफनाक आवाज पैदा कर रही थी। दूर से मुल्के हवेली किसी पुरअसरार महल जैसी लग रही थी, जहां हर खिड़की के पीछे कोई ना कोई राज छुपा हुआ महसूस होता था। मैं हवेली के पिछले हिस्से में मौजूद अपने छोटे से कमरे में बैठी 3 साला अहद को दूध पिला रही थी। वो मासूम बच्चा मेरी बाहों में सुकून से लेटा हुआ था और उसकी नन्ही उंगलियां मेरे दुपट्टे को मजबूती से पकड़े हुए थी, जैसे उसे डर हो कि मैं उसे छोड़कर कहीं चली ना जाऊं। मेरा नाम आयशा था। मैं ये गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। अब्बू कई महीनों से बीमार थे। अम्मी लोगों के कपड़े सीकर घर चलाती थी और मेरे 2 छोटे भाई अक्सर फीस ना होने की वजह से स्कूल से वापस भेज दिए जाते थे। इन्हीं मजबूरी ने मुझे इस हवेली तक पहुंचाया था। मैं यहाँ सिर्फ एक मुलाजिमा थी, मगर पिछले 2 महीनों में मुझे एहसास हो चुका था कि इस घर में सिर्फ अमीरी नहीं, बहुत सा दर्द और खौफ भी छुपा हुआ है। उस हवेली के मालिक रिहान मुल्क थे। यह खामोश, संजीदा और पुरअसरार इंसान। पूरे शहर में उनकी दौलत के चर्चे थे, मगर लोग उनकी जाती जिंदगी के बारे में सरगोशियों में बात करते थे। सब कहते थे कि 2 साल पहले उनकी बीवी अचानक मर गई थी और उस हादसे के बाद रेहान पहले जैसे नहीं रहे। मैंने हमेशा उन्हें खामोश देखा था, जैसे वो हर वक्त किसी गहरे दुख में डूबे रहते हों। इस रात भी मैं अहद को सुलाने की कोशिश कर रही थी कि अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है। मैंने चौंक कर ऊपर देखा तो रिहान खामोशी से हमें देख रहे थे। उनकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। मैं फौरन सीधी होकर बैठ गई और दुपट्टा ठीक करने लगी। सर आप। मेरी आवाज हल्के से कांपी। वो चंद लम्हे खामोश रहे, फिर आहिस्ता से बोले, बैठो, अहद अभी सो जाएगा। मैं दोबारा बैठ गई, मगर दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आहिस्ता से आगे बढ़े, बच्चे के सर पर हाथ फेरा और धीरे से बोले, ये तुम्हारे साथ बहुत पुरसुकून रहता है। मैंने नजरें झुकाते हुए जवाब दिया, शायद इसे आदत हो गई है। रिहान चंद लम्हे मुझे देखते रहे, फिर खामोशी से वापस चले गए। मगर उस दिन के बाद मुझे महसूस होने लगा कि उनकी नजरें अक्सर मेरा पीछा करती हैं। वक्त गुजरता गया। अहद अब मेरे बगैर रहता ही नहीं था। वो रात को डर कर उठता तो सिर्फ मेरा नाम लेता। मैं उसे कहानियां सुनाती, खाना खिलाती, सुलाती और आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे दिल के बहुत करीब आता जा रहा था। लेकिन इसी दौरान मुझे इस हवेली की अजीब बातें भी महसूस होने लगी। कई रातों को ऊपर वाली बंद मंजिल से आवाजें आती, जैसे कोई चल रहा हो या आहिस्ता आहिस्ता रो रहा हो। एक रात में अहद को सुलाकर वापस अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि अचानक ऊपर से किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई। मेरा दिल धक सा रह गया। मैंने डरते हुए तीसरी मंजिल की तरफ देखा, वही हिस्सा जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। हवेली के सब लोग कहते थे कि वहां रिहान की मरहूम बीवी का कमरा है और उसके मरने के बाद वो हिस्सा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। मगर आज वहां आवाज क्यों आई थी? मैं खौफ से वही खड़ी थी कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई औरत बहुत आहिस्ता आहिस्ता रो रही हो। मेरी सांस रुक गई। कौन है वहां? मैंने डरते हुए आवाज लगाई, मगर अगले ही लम्हे पूरा राहेदारी खामोश हो गया। सिर्फ आवाज चल रही थी। मैं घबराकर फौरन नीचे भाग आई और उस रात बामुश्किल नींद आई। अगली सुबह हवेली में गैर मामूली हलचल थी। कई गाड़ियों के रुकने की आवाजें आ रही थी। सलमा खाला जल्दी जल्दी इधर उधर भाग रही थी। जल्दी करो आयशा, बड़ी मालकिन आ रही है। मैंने हैरत से पूछा, बड़ी मालकिन? वो मेरे करीब आकर धीरे से बोली, रेहान साहब की वालिदा पूरे 2 साल बाद पहली बार वापस आ रही हैं। चंद ही लम्हों बाद दरवाजा खुला और एक कमजोर मगर बावकार खातून अंदर दाखिल हुई। उनके चेहरे पर बीमारी साफ नजर आ रही थी, मगर उनकी शख्सियत में अजीब रोग था। रेहान फौरन के करीब गया। अम्मी, उन्होंने रेहान के चेहरे को गौर से देखा, फिर धीरे से कहा, तुम अब भी अकेले हो ना? पूरा हॉल खामोश हो गया। रेहान ने नजरें झुका ली। उनकी वालिदा की आवाज भराई हुई थी, मैं मरने से पहले बस एक बार तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। इस शाम के बाद पूरे घर में अजीब तनाव फैल गया। रात को तकरीबन 10 बजे मैं अहद को सुला रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने रेहान खड़े थे।
ان کا چہرہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ آہستہ سے اندر آئے اور چند لمحے خاموش کھڑے رہے، پھر کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، میری اماں بہت بیمار ہے اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ میں دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بات انہیں اندر سے ختم کر رہی ہے۔ میں خاموشی سے ان کی بات سنتی رہی، پھر وہ اچانک میری طرف مڑے اور دھیرے سے بولے، میں چاہتا ہوں کہ تم صرف ایک رات کے لیے میری بیوی بن جاؤ۔ میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس تقریباً گر گیا۔ کیا؟ میری آواز خوف سے کام گئی۔ سر، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ فوراً بولے، تم غلط سمجھ رہی ہو، بس امی کے سامنے صرف ایک رات کے لیے، تاکہ وہ سکون محسوس کر سکیں۔ میں ابھی بھی سکتے میں تھی، میں یہ نہیں کر سکتی۔ ریحان نے جیب سے ایک موٹا لفافہ نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ 1,00,000 روپے۔ میری نظریں اس لفافے پر جم گئی۔ اتنے پیسوں میں ابو کا علاج ہو سکتا تھا، گھر کا قرض اتر سکتا تھا، بھائیوں کی پڑھائی بچ سکتی تھی، مگر دل کے اندر عجیب خوف پیدا ہو رہا تھا۔ صرف ایک رات، ریحان نے دھیرے سے کہا۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ غربت انسان سے وہ فیصلے کروا دیتی ہے جن کا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ آخرکار میں نے بہت مشکل سے کہا، ٹھیک ہے۔ ریحان نے سکون کی سانس لی، مگر مجھے اس وقت بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس ایک رات کے بعد میری پوری زندگی بدلنے والی تھی، اور اس حویلی میں دفن ایک ایسا راز سامنے آنے والا تھا جس کے بعد واپسی ممکن نہیں رہتی۔ اس رات میرے کمرے میں عجیب بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ ریحان کے جانے کے بعد بھی میں کافی دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ میز پر رکھا 1,00,000 روپے والا لفافہ بار بار میری نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی اسے ہاتھ بھی نہ لگاؤں، مگر دوسری طرف ابو کی دوائیاں، گھر کے قرض اور بھائیوں کی فیس میرے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ آخرکار میں نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی، مگر دل پھر بھی سکون میں نہیں آ رہا تھا۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ عائشہ، یہ سلمیٰ خالہ کی آواز تھی۔ میں نے جلدی سے لفافہ تکیے کے نیچے چھپایا اور دروازہ کھول دیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سفید ڈبہ تھا۔ چہرے پر عجیب سنجیدگی تھی، جیسے وہ سب کچھ سمجھ رہی ہو مگر کچھ کہنا چاہتی ہو۔ یہ مالک نے بھیجا ہے، جلدی تیار ہو جاؤ۔ میں نے حیرت سے ڈبہ لیا۔ میرے لیے؟ سلمیٰ خالہ نے صرف سر ہلایا، پھر دھیرے سے میرے قریب آ کر بولی، عائشہ، اس حویلی میں ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، احتیاط سے رہنا۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی اور میرے دل میں خوف پہلے سے بڑھ گیا۔ میں نے ڈبہ کھولا تو اندر ایک نہایت خوبصورت سرخ لباس رکھا تھا، ساتھ میں باریک ہیرے جیسے جھمکے اور ایک نازک سا ہار بھی تھا۔ میں حیرت سے ان چیزوں کو دیکھتی رہی۔ اپنی پوری زندگی میں نے اتنے مہنگے کپڑے کبھی ہاتھ تک نہیں لگائے تھے۔ چند لمحوں کے لیے مجھے اپنا غربت بھرا گھر یاد آیا، جہاں عید پر بھی نئے کپڑے نصیب نہیں ہوتے تھے۔ میں نے کپڑے ہاتھ میں لیے اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ دل میں عجیب سوال اٹھ رہے تھے، کیا میں واقعی یہ سب کرنے جا رہی ہوں؟ کیا یہ صرف ایک رات ہوگی یا اس کے بعد کچھ اور بھی بدل جائے گا؟ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ میرے قدم بھاری ہو گئے تھے جیسے جیسے میں سیڑھیوں کے قریب پہنچ رہی تھی۔ نیچے سے لوگوں کی آوازیں واضح ہوتی جا رہی تھی۔ حویلی آج مکمل روشنیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بڑے بڑے فانوس جگمگا رہے تھے، قیمتی خوشبوؤں کی مہک فضا میں پھیلی ہوئی تھی، اور شہر کے امیر لوگ خیخکے لگا رہے تھے۔ میں سیڑھیوں کے اوپر کھڑی چند لمحے نیچے دیکھتی رہی، مگر پھر اچانک پورا ہال خاموش ہو گیا۔ سب کی نظریں میری طرف اٹھ چکی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی اور دنیا میں آ گئی ہوں۔ اتنے امیر لوگوں کے درمیان یہ غریب ملازمہ، وہ بھی اس لباس میں۔ اچانک ریحان سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ آج وہ ہمیشہ سے مختلف لگ رہا تھا۔ سیاہ سوٹ، سنجیدہ چہرہ اور آنکھوں میں عجیب تھکن۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا اور دھیرے سے بولا، گھبراؤ مت، بس میرے ساتھ رہنا۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا، پھر اس نے سب کے سامنے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ ہال میں موجود لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ریحان ملک اچانک کسی عورت کو اپنی زندگی میں لے آئے گا۔ تبھی ایک بھاری آواز گونجی، ریحان، یہ لڑکی کون ہے؟ میں نے چونک کر سامنے دیکھا۔ یہ ایک 50 سالہ شخص تھا جس کی آنکھوں میں عجیب سختی تھی۔ سلمیٰ خالہ نے ایک بار بتایا تھا کہ یہ ریحان کا چچا زاد بھائی کامران ملک ہے۔
वही शख्स जो रिहान की जायदाद पर नजरें रखता है। रिहान ने बगैर घबराए जवाब दिया, ये आयशा है, मेरी मंगेतर। पूरा हॉल एक बार फिर खामोश हो गया। मेरी सांस जैसे रुक गई। मंगेतर? कामरान ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजरों में शक साफ नजर आ रहा था। दिलचस्प। वो हल्का सा मुस्कुराया। 2 साल बाद अचानक मोहब्बत हो गई। रिहान का चेहरा सख्त हो गया। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता कामरान भाई। माहौल में अजीब तनाव फैल गया। इसी दौरान रेहान की वालिदा सीढ़ियों के करीब आई। उनकी कमजोर आंखों में पहली बार चमक नजर आ रही थी। वो मेरे करीब आई और मेरा चेहरा गौर से देखने लगी। तुम्हारा नाम क्या बताया? आयशा। उन्होंने आहिस्ता से मेरा हाथ पकड़ लिया। बहुत खूबसूरत हो। रेहान की जिंदगी में दोबारा खुशी ले आई हो शायद। मैंने नजरें झुका ली। दिल के अंदर अजीब शर्मिंदगी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि ये सब झूठ है। अचानक इन्हें जोर से खांसी आने लगी। रिहान फौरन उनके करीब गया। अम्मी, आपको आराम करना चाहिए। डॉक्टर भी फौरन आगे आया और उन्हें सहारा देकर ऊपर ले जाने लगा। मगर जाते जाते उन्होंने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, आज रात खाने के बाद मेरे कमरे में आना। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। मेरे दिल की धड़कन एक बार फिर तेज हो गई। कुछ देर बाद खाना शुरू हो गया। मैं पूरा वक्त खामोश बैठी रही, मगर मुझे बार बार महसूस हो रहा था जैसे कोई मुसलसल मुझे देख रहा हो। आखिरकार मैंने नजरें उठाई तो कामरान मुल्क दूर बैठा मुझे गौर से देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब शक था, जैसे वो मेरे बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहा हो। खाने के दौरान अचानक एक नौकर भागता हुआ अंदर आया। सर, ऊपर वाले हिस्से की लाइट्स दोबारा जल गई है। पूरा हॉल में खामोशी छा गई। रिहान का चेहरा एक लम्हे में बदल गया। कामरान ने तंजिया अंदाज में कहा, लगता है भाभी जान आज फिर वापस आ गई हैं। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। रिहान अचानक गुस्से से खड़ा हो गया। बस करो। हॉल में मौजूद सब लोग खामोश हो गए। मैंने पहली बार रिहान को इस तरह गुस्से में देखा था। चंद लम्हों बाद वो तेजी से हॉल से बाहर निकल गया। सब लोग एक दूसरे को अजीब नजरों से देखने लगे, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरे दिल में खौफ बढ़ता जा रहा था। ऊपर वाला हिस्सा, बंद कमरा और रिहान की मुर्दा बीवी। आखिर इस हवेली में ऐसा क्या छुपा था जिसका नाम सुनते ही सबके चेहरे बदल जाते थे। इसी सोच में गुम थी कि अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कान के करीब आकर बहुत धीरे से कहा, यहाँ से चली जाओ। मेरी सांस रुक गई। मैं फौरन पलटी, मगर मेरे पीछे कोई नहीं था। मेरी सांसें तेज हो गई थी। मैंने फौरन पीछे मुड़कर पूरे हॉल को देखा, मगर वहां कोई नहीं था। लोग अभी भी अपनी अपनी बातों में मसरूफ थे, जैसे किसी ने कुछ कहा ही ना हो। मगर मैंने वो आवाज बिल्कुल साफ सुनी थी। एक औरत की धीमी डरी हुई आवाज, यहाँ से चली जाओ। मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे। मैंने बेख्तियार अपने दुपट्टे को मजबूती से पकड़ लिया। दिल बार बार यही कह रहा था कि इस हवेली में कुछ ठीक नहीं है। मैं वहां से उठकर बाहर जाने ही वाली थी कि अचानक सलमा खाला मेरे करीब आई। आयशा, बड़ी मालकिन ने तुम्हें ऊपर बुलाया है। मैंने घबराकर उनकी तरफ देखा। अब भी? हाँ, याद रखना, जो भी पूछे बहुत सोच समझ कर जवाब देना। इनकी बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन मजीद बढ़ गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगी। ऊपर पूरा राहेदारी खामोश था। नीचे पार्टी की आवाजें अब बहुत दूर महसूस हो रही थी। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें अंधेरे में अजीब रोने लग रही थी, जैसे उन तस्वीरों में मौजूद लोग भी मुझे घूर रहे हों। बड़ी मालकिन का कमरा राहेदारी के आखिर में था। दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैंने हल्के से दस्तक दी। आ जाओ। मैं आहिस्ता से अंदर दाखिल हुई। कमरे में हल्की रोशनी थी। बड़ी मालकिन बिस्तर पर बैठी थी, जबकि उनके करीब दवाइयां रखी हुई थी। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। इधर आओ आयशा। मैं खामोशी से उनके सामने बैठ गई। वो काफी देर तक मेरा चेहरा देखती रही। उनकी नजरें अजीब थी, जैसे वो मेरे अंदर कुछ ढूंढ रही हो। फिर अचानक वो धीरे से बोली, तुम्हारी आंखें बिल्कुल उस जैसी हैं। मेरा दिल धक सा रह गया। किस जैसी? चंद लम्हों के लिए कमरे में खामोशी छा गई। फिर उन्होंने नजरें झुका ली। रिहान की बीवी मरियम। मैं खामोश हो गई। ये पहली बार था जब किसी ने उस औरत का नाम लिया था। बड़ी मालकिन की आंखों में नमी आ गई। वो बहुत अच्छी लड़की थी, उस घर की रौनक थी।
مگر اس رات سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں بے اختیار پوچھ بیٹھی، کون سی رات؟ یہ سنتے ہی ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے فوراً میری طرف دیکھا، جیسے انہیں احساس ہوا ہو کہ وہ زیادہ بول گئی ہے۔ کچھ باتیں نہ جاننا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اچانک باہر سے کسی چیز کے گرنے کی زوردار آواز آئی۔ میں خوف سے چونک گئی۔ آواز اوپر والی بند منزل سے آئی تھی۔ بڑی مالکن کے ہاتھ کانپنے لگے۔ انہوں نے فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ پھر آ گئی ہے۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ کون؟ انہوں نے خوفزدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولی، مریم۔ میری سانس جیسے رک گئی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور ریحان اندر آ گیا۔ اس کے چہرے پر واضح پریشانی تھی۔ امی، آپ نے دوائی لی؟ پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ عائشہ، تم نیچے جاؤ ابھی۔ اس کی آواز میں عجیب سختی تھی۔ میں فوراً کھڑی ہو گئی، مگر جاتے جاتے میں نے دیکھا کہ بڑی مالکن اب بھی خوف سے اوپر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں تیزی سے راہ داری کی طرف نکل آئی، مگر جیسے ہی سیڑھیوں کے قریب پہنچی، اچانک بجلی چلی گئی۔ پورا حویلی اندھیرے میں ڈوب گیا۔ نیچے سے لوگوں کی گھبرائی ہوئی آوازیں آنے لگی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے دیوار کو پکڑ لیا۔ تبھی اوپر والی بند منزل سے کسی عورت کی چلنے کی آواز آنے لگی۔ میرے پورے جسم میں کپکپی دوڑ گئی۔ آواز آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ننگے پاؤں لکڑی کے فرش پر چل رہا ہو۔ میں نے ڈرتے ہوئے اوپر دیکھا۔ اندھیرے میں مجھے ایک سفید سایہ سیڑھیوں کے اوپر کھڑا نظر آیا۔ میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ ایک عورت تھی، لمبے بال، سفید کپڑے اور چہرہ مکمل اندھیرے میں چھپا ہوا۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ وہ سایہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ میں خوف سے پیچھے ہٹنے لگی۔ اچانک کسی نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں زور سے چیخ پڑی، عائشہ، میں ہوں، یہ ریحان تھا۔ اس نے فوراً مجھے اپنی طرف کھینچا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں کانپتے ہوئے اوپر کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ وہاں کوئی عورت؟ ریحان نے فوراً اوپر دیکھا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ سیڑھیاں مکمل خالی تھی۔ میں حیرت سے اوپر دیکھتی رہ گئی۔ میں نے واقعی دیکھا تھا، ریحان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے فوراً میرا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے مجھے نیچے لے جانے لگا۔ آج کے بعد کبھی اکیلے اوپر مت جانا، سمجھی تم؟ اس کی آواز میں غصے سے زیادہ خوف تھا۔ نیچے پہنچ کر جنریٹر چل پڑا اور پورا حویلی دوبارہ روشنی میں نہا گیا، مگر میرا دل اب بھی بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد مہمان ایک ایک کر کے جانے لگے۔ کامران مڑ کر جاتے جاتے اچانک میرے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں خطرناک چمک۔ وہ دھیرے سے بولا، عائشہ، تمہیں دیکھ کر مجھے بار بار لگتا ہے جیسے میں تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہوں۔ میری سانس رک گئی۔ جی۔ وہ میرے قریب جھکا، اور ایک بات یاد رکھنا، اس حویلی میں جو لوگ زیادہ راز جان لیتے ہیں وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہتے۔ یہ کہہ کر وہ ہلکا سا مسکرایا اور وہاں سے چلا گیا۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ اسی رات جب میں احد کو سلا رہی تھی، اچانک اس نے نیند میں بڑبڑانا شروع کر دیا، ماما، ماما واپس آ گئی۔ میں چونک گئی۔ احد؟ اس نے بند آنکھوں کے ساتھ ڈرتے ہوئے کہا۔ وہ اوپر والے کمرے میں ہے۔ احد کی بات سن کر میرے جسم میں جیسے سنسنی دوڑ گئی۔ میں فوراً اس کے قریب جھک گئی۔ احد بیٹا، آنکھیں کھولے۔ مگر وہ گہری نیند میں تھا۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھی اور چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے دوبارہ دھیرے سے کہا، ماما ناراض ہیں۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں نے فوراً کمرے کا دروازہ بند کیا اور پردے اچھی طرح کھینچ دیے۔ باہر ہوا تیز ہو چکی تھی اور کھڑکیوں سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھی۔ دل بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ آخر ایک چھوٹا بچہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ کیا واقعی اس نے کسی کو دیکھا تھا، یا پھر اس حویلی کا خوف اس کے ذہن میں بیٹھ چکا تھا؟ میں پوری رات جاگتی رہی۔ صبح فجر کے وقت کہیں جا کر میری آنکھ لگی، مگر چند ہی دیر بعد سلمیٰ خالہ کی آواز سنائی دی، عائشہ جلدی نیچے آؤ۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ نیچے پورے حویلی میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ نوکر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے جیسے کوئی بڑا حادثہ ہو گیا ہو۔ میں تیزی سے نیچے پہنچی تو دیکھا کہ بڑی مالکن صوفے پر بیٹھی کانپ رہی تھی، جبکہ ریحان غصے سے پورے ہال میں چکر لگا رہا تھا۔ آخر وہ اندر آیا کیسے؟ اس کی آواز پہلی بار اتنی بلند سنائی دی۔ کامران ملک بھی وہی موجود تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب خاموش مسکراہٹ تھی۔ میں نے سلمیٰ خالہ سے دھیرے سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے گھبرا کر جواب دیا، اوپر والے بند کمرے کا دروازہ کھولا، جیسے میں تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہوں۔
मेरी सांस रुक गई। जी। वो मेरे करीब झुका। और एक बात याद रखना, इस हवेली में जो लोग ज्यादा राज जान लेते हैं वो ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहते। ये कहकर वो हल्का सा मुस्कुराया और वहां से चला गया। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। इसी रात जब मैं आहद को सुला रही थी, अचानक उसने नींद में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। मामा, मामा वापस आ गई। मैं चौंक गई। आहद, इसने बंद आंखों के साथ डरते हुए कहा। वो ऊपर वाले कमरे में है। आहद की बात सुनकर मेरे जिस्म में जैसे सनसनी दौड़ गई। मैं फौरन उसके करीब झुक गई। आहद बेटा, आंखें खोलो। मगर वो गहरी नींद में था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। नींद में था। उसकी सांसें तेज चल रही थी और चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। फिर उसने दोबारा धीरे से कहा, मामा नाराज है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने फौरन कमरे का दरवाजा बंद किया और पर्दे अच्छी तरह खींच दिए। बाहर हवा तेज हो चुकी थी और खिड़कियों से अजीब सी आवाजें आ रही थी। दिल बार बार यही सोच रहा था कि आखिर एक छोटा बच्चा ऐसी बातें क्यों कर रहा है। क्या वाकई इसने किसी को देखा था या फिर इस हवेली का खौफ इसके जहन में बैठ चुका था। मैं पूरी रात जागती रही। सुबह फजर के वक्त कहीं जाकर मेरी आंख लगी, मगर चंद ही देर बाद सलमा खाला की आवाज सुनाई दी। आयशा, जल्दी नीचे आओ। मैं घबराकर उठ बैठी। नीचे पूरे हवेली में हलचल मची हुई थी। नौकर इधर उधर भाग रहे थे जैसे कोई बड़ा हादसा हो गया हो। मैं तेजी से नीचे पहुंची तो देखा कि बड़ी मालकिन सोफे पर बैठी कांप रही थी, जबकि रिहान गुस्से से पूरे हॉल में चक्कर लगा रहा था। आखिर वो अंदर आया कैसे? उसकी आवाज पहली बार इतनी बुलंद सुनाई दी। कामरान मुल्क भी वही मौजूद था। उसके चेहरे पर अजीब खामोशी मुस्कुराहट थी। मैंने सलमा खाला से धीरे से पूछा, क्या हुआ है? उन्होंने घबराकर जवाब दिया, ऊपर वाले बंद कमरे का दरवाजा खुला मिला है। मेरी सांसें रुक गई। क्या? और अंदर? उन्होंने कांपती आवाज में कहा, किसी ने मरियम बीबी की तस्वीर पर ताजा गुलाब रखे हैं। मेरे हाथ से पानी का गिलास तकरीबन गिर गया। रिहान ने गुस्से से सबकी तरफ देखा। आज के बाद उस मंजिल पर कोई नहीं जाएगा। समझ गए सब? पूरा हॉल खामोश हो गया। मगर कामरान अचानक हंस पड़ा। रिहान, तुम अब भी उस सच से भाग रहे हो? रिहान फौरन उसकी तरफ मुड़ा। चुप रहो क्यों? कामरान की आवाज में तनस था। क्या डर है कि सबको पता चल जाएगा उस रात असल में क्या हुआ था? रिहान का चेहरा सुर्ख हो गया। मैंने कहा, खामोश रहो। अचानक बड़ी मालकिन चीख उठी, बस करो तुम दोनों। कमरे में खामोशी छा गई। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी दवाएं उठाई, मगर उनके हाथ इतने कांप रहे थे कि शीशी नीचे गिर गई। मैं फौरन उनके करीब गई और दवाई उठाने लगी, मगर अचानक मेरी नजर सोफे के नीचे पड़ी। एक चीज पर गई। वो एक पुरानी चांदी की पायल थी। मेरा दिल धक सा रह गया। कल रात ऊपर सीढ़ियों पर जो सफेद साया मैंने देखा था, उसके पांव में भी ऐसी ही पायल थी। मैंने फौरन पायल अपनी मुट्ठी में छुपा ली। इसी लम्हे मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मुसलसल मुझे देख रहा हो। मैंने नजरें उठाई। रिहान मुझे गौर से देख रहा था। उसकी नजरें सीधी मेरी बंद मुट्ठी पर थी। चंद लम्हों बाद उसने सबको वहां से जाने का कहा। कामरान जाते जाते एक बार फिर अजीब अंदाज में मुस्कुराया और धीरे से बोला, कुछ राज जितने दबाओ इतने ही खतरनाक हो जाते हैं। वो चला गया, मगर उसकी बात मेरे दिमाग में गूंजती रही। कुछ देर बाद मैं आहद को लेकर बगीचे में आ गई। मेरा दिल अब भी बेचैन था। मैंने आहिस्ता से अपनी मुट्ठी खोली और वो पायल दोबारा देखी। ये बहुत पुरानी थी, मगर अजीब बात यह थी कि उस पर यम का हुरूफ बना हुआ था। यम, मरियम, ये तुम्हें कहाँ मिली? मैं चौंक गई। रिहान मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। मेरी सांसें तेज हो गई। वो हॉल में। इसने फौरन पायल मेरे हाथ से ले ली। चंद लम्हे वो खामोशी से उसे देखता रहा, फिर इसके चेहरे का रंग बदल गया। ये तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, सर क्या वाकई मरियम ही? सर, क्या वाकई मरियम बीबी ने खुदकुशी की थी? ये सुनते ही उसकी आंखों में अजीब गुस्सा चमका। ये सवाल दोबारा कभी मत पूछना। उसकी आवाज इतनी सख्त थी कि मैं फौरन खामोश हो गई। वो जाने लगा, मगर फिर अचानक रुक गया। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद धीरे से बोला, कुछ सच ऐसे होते हैं जो इंसान की पूरी जिंदगी तबाह कर देते हैं। ये कहकर वो चला गया। शाम होते होते मौसम दोबारा खराब होने लगा। बादल गरज रहे थे और पूरा हवेली अजीब खौफ में डूबा हुआ लग रहा था। रात को सलमा खाला खाना लेकर मेरे कमरे में आई तो उनके चेहरे पर शदीद परेशानी थी। आयशा, तुम कल सुबह ये हवेली छोड़ दो।
मैं हैरान रह गई। क्या? मगर क्यों? उन्होंने दरवाजा बंद किया और धीरे से बोली, क्योंकि तुम्हें यहाँ खतरा है। मेरा दिल जोर से धड़का। कैसा खतरा? सलमा खाला चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, 2 साल पहले मरियम बीबी ने मरने से पहले भी यही कहा था कि इस हवेली में कोई इन्हें मारना चाहता है। मेरी सांस रुक गई। मतलब उनका कत्ल हुआ था। अचानक बाहर बिजली जोर से चमकी। इसी लम्हे खिड़की के बाहर मुझे एक औरत का साया नजर आया। सफेद कपड़े, लंबे बाल और चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ। मेरे मुंह से खौफजदा चीख निकल गई। सलमा खाला फौरन पलटी, मगर अगले ही लम्हे वो साया गायब हो चुका था। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था अभी सीने से बाहर निकल आएगा। मैं कांपते हाथों से खिड़की के करीब गई और पर्दा हटाया, मगर बाहर सिर्फ तेज बारिश थी। हवा दरख्तों को जोर जोर से हिला रही थी और पूरा बाग अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने वाकई किसी को देखा था। मेरी आवाज कांप रही थी। सलमा खाला के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्होंने फौरन खिड़की बंद की और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने तुमसे कहा था ना, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। वो कौन थी? मैंने खौफ से पूछा। सलमा खाला चंद लम्हे खामोश रही, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर धीरे से बोली, 2 साल पहले मरियम बीबी की मौत के बाद भी कई लोगों ने हवेली में एक सफेद लिबास वाली औरत को देखा था, मगर जब करीब गए वहां कोई नहीं था। मेरे पूरे जिस्म में कपकपी दौड़ गई। आप कहना क्या चाहती हैं? उन्होंने मेरी तरफ देखा। कुछ लोग कहते हैं मरियम बीबी की रूह अब भी इसी हवेली में भटकती है। ये सुनकर मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। हम दोनों चौंक गए। आयशा, दरवाजा खोलो। ये रिहान की आवाज थी। सलमा खाला फौरन खामोश हो गई और तेजी से अपने आंसू साफ करने लगी। मैंने दरवाजा खोला तो रिहान के चेहरे पर शदीद गुस्सा था। तुम दोनों यहाँ क्या बातें कर रही थी? कमरे में अजीब खामोशी छा गई। सलमा खाला ने नजरें झुका ली। कुछ नहीं सर। रिहान की नजरें एक बार मुझ पर पड़ी, फिर उसने सर्द लहजे में कहा, अम्मी की तबीयत दोबारा खराब हो गई है। वो आयशा को बुला रही हैं। मैं फौरन उनके साथ चल पड़ी। फौरन राहेदारी खामोश था। सिर्फ हमारे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। चलते चलते अचानक रिहान रुक गया। तुम डर गई हो? मैंने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, सर, इस हवेली में अजीब चीजें हो रही हैं। रिहान ने गहरी सांस ली। जो कुछ भी देखो या सुनो, उस पर यकीन मत करना। मगर ऊपर वाला कमरा, वो औरत, बस। उसने अचानक मेरी बात काट दी। मैं नहीं चाहता तुम उन बातों में पड़ो जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। मैं खामोश हो गई, मगर दिल के अंदर सवाल और बढ़ते जा रहे थे। हम बड़ी मालकिन के कमरे में पहुंचे तो उनकी हालत पहले से ज्यादा खराब रहने लगी थी। वो बिस्तर पर नीम बेहोश लेटी थी। डॉक्टर उनके करीब खड़ा था। मुझे देखते ही बड़ी मालकिन ने कमजोर आवाज में कहा, आयशा, मेरे पास आओ। मैं आहिस्ता से उनके करीब बैठी। उन्होंने कांपते हाथ से मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं हैरान रह गई। जी। उनकी आंखों में खौफ था। यह हवेली लोगों को जिंदा नहीं छोड़ती। रिहान फौरन आगे आया। अम्मी, प्लीज आराम करे। मगर बड़ी मालकिन जैसे अब किसी खौफ में डूब चुकी थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। वो वापस आ गई है। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। कौन? बड़ी मालकिन की आवाज कांपने लगी। मरियम। कमरे में खामोशी छा गई। रिहान ने फौरन डॉक्टर की तरफ देखा। इन्हें इंजेक्शन दो, अभी। डॉक्टर ने जल्दी से दवा तैयार की। चंद लम्हों बाद बड़ी मालकिन आहिस्ता आहिस्ता परसुकून होने लगी, मगर सोने से पहले वो एक बार फिर मेरी तरफ देखकर धीरे से बोली, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो ऊपर वाले कमरे का दरवाजा कभी मत खोलना। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। कमरे से बाहर निकलते वक्त अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे राहेदारी में कोई खड़ा है। मैंने चौंक कर सामने देखा। अंधेरे में एक औरत खड़ी थी। सफेद लिबास, खुले बाल और हाथ में जलती हुई मोमबत्ती। मेरी चीख निकलते निकलते रह गई, मगर अगले ही लम्हे बिजली चमकी और वो साया गायब हो गया। क्या हुआ? रिहान फौरन मेरी तरफ बढ़ा। मैं कांपती हुई उस जगह की तरफ देखने लगी जहां अभी चंद सेकंड पहले वो औरत खड़ी थी। वो यहाँ थी। रिहान ने सख्त नजरों से पूरा राहेदारी देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। उसने फौरन मेरा हाथ पकड़ा। मेरे साथ आओ। वो मुझे तेजी से नीचे ले जाने लगा। पहली बार उसकी गिरफ्त में अजीब बेचैनी थी। बेचैनी महसूस हो रही थी जैसे वो वाकई डरा हुआ हो। नीचे पहुंचकर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। फिर धीरे से बोला,
तुम्हें कल सुबह यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं हैरान रह गई। क्या? मगर आप ही ने तो। मैं जानता हूँ मैंने क्या कहा था। उसकी आवाज अचानक बुलंद हो गई, मगर अगले ही लम्हे वो खामोश हो गया। फिर आहिस्ता लहजे में बोला, मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो। ये पहली बार था जब मुझे इसकी आवाज में सच्ची फिक्र महसूस हुई। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक ऊपर से किसी औरत की जोरदार चीख सुनाई दी। पूरा हवेली लरज उठा। मैं खौफ से काम गई। ये किसकी आवाज थी? रेहान का चेहरा एक लम्हे में सफेद पड़ गया। अगले ही लम्हे वो तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागा और ना जाने क्यों मैं भी उसके पीछे भाग पड़ी। मैं तेजी से रेहान के पीछे सीढ़ियों चढ़ रही थी। पूरा हवेली अजीब खौफ में डूबा हुआ था। ऊपर जाते हुए हर कदम के साथ मेरा दिल और जोर से धड़कने लगता। हवा इतनी तेज चल रही थी कि खिड़कियां बार बार हिल रही थी, जैसे कोई बाहर से इन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा। रेहान बगैर रुके सीधा तीसरी मंजिल की तरफ जा रहा था। वही बंधेसा जहां जाने से सब मना करते थे। मेरी सांसें तेज हो गई। सर रुकिए, मगर उसने मेरी बात नहीं सुनी। ऊपर पहुंचते ही मैं हैरत से रुक गई। वो दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था आज आधा खुला हुआ था। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। रेहान चंद लम्हे दरवाजे के सामने खामोश खड़ा रहा। उसके चेहरे पर ऐसा खौफ था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। फिर उसने आहिस्ता से दरवाजा ढकेला। दरवाजा खौफनाक आवाज के साथ खुल गया। कमरे के अंदर ठंडी हवा फैली हुई थी। हर चीज पर गिरती जमी हुई थी, जैसे बरसों से यहाँ कोई ना आया हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थी। एक तरफ ड्रेसिंग टेबल था और खिड़की के पास सफेद पर्दे हवा में हिल रहे थे। मगर सबसे ज्यादा खौफनाक चीज बिस्तर पर रखा ताजा सुर्ख गुलाब था। मेरी सांस रुक गई। ये अभी किसने रखा है? रेहान खामोशी से गुलाब को देखता रहा। उसके हाथ आहिस्ता आहिस्ता कांप रहे थे। मैंने डरते हुए कमरे में कदम रखा। अचानक मेरी नजर दीवार पर लगी एक बड़ी तस्वीर पर पड़ी। वो मरियम थी। लंबे बाल, हल्की मुस्कुराहट और हैरत अंगेज तौर पर वो मुझसे बहुत मिलती जुलती थी। मेरा दिल बहुत जोर से धड़का। अब मुझे समझ आया था कि बड़ी मालकिन बार बार मेरी आंखों को देखकर क्यों चौंक जाती थी। मैं तस्वीर को घूर ही रही थी कि अचानक मेरे पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैं खौफ से चीख पड़ी। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया, क्योंकि उसी लम्हे बिजली भी चली गई थी। सर, मैं घबराकर रेहान के करीब आ गई। बाहर गरज चमक की आवाजें आ रही थी। चंद लम्हों के लिए सिर्फ हमारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक कमरे के एक कोने से किसी औरत के हंसने की आवाज आई। मेरे पूरे जिस्म में कपकपी दौड़ गई। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। फिर दोबारा वही हंसी सुनाई दी, बहुत धीमी मगर खौफनाक। रेहान फौरन आगे बढ़ा और दीवार पर लगी इमरजेंसी लाइट जलाई। मध्यम रोशनी पूरे कमरे में फैल गई, मगर वहां कोई नहीं था। मैं बुरी तरह कांप रही थी। मैंने सुना था, आपने भी सुना ना? रेहान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से कमरे के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ा, जैसे किसी खास चीज को ढूंढ रहा हो। अचानक वो एक अलमारी के सामने रुक गया। अलमारी थोड़ी सी खुली हुई थी। रेहान का चेहरा एक लम्हे में बदल गया। वो फौरन आगे बढ़ा और अलमारी पूरी खोल दी। अंदर कुछ पुराने कपड़े और फाइलें थी, मगर एक चीज गायब थी। नहीं, उसने बहुत आहिस्ता कहा। मैं घबरा गई। क्या हुआ? रेहान ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार साफ खौफ नजर आ रहा था। मरियम की डायरी। कौन सी डायरी? वो डायरी जिसमें उसने मरने से पहले सब कुछ लिखा था। मेरी सांस रुक गई। सब कुछ? रेहान कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक नीचे से किसी की चीखने की आवाज आई। हम दोनों चौंक गए। ये सलमा खाला की आवाज थी। रेहान फौरन कमरे से बाहर भागा और मैं भी उसके पीछे दौड़ पड़ी। नीचे पहुंचते ही देखा कि पूरा अमला खौफजदा खड़ा है। सलमा खाला बुरी तरह कांप रही थी और बार बार एक ही तरफ इशारा कर रही थी। वो अभी यहाँ थी। रेहान गुस्से से बोला, कौन थी? सलमा खाला की आंखों से आंसू बहने लगे। मरियम बीबी। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने अपनी आंखों से देखा, सफेद कपड़ों में वो राहदारी में खड़ी थी। अचानक बड़ी मालकिन के कमरे से चीज गिरने की जोरदार आवाज आई। सब लोग चौंक गए। रेहान फौरन अंदर भागा। बड़ी मालकिन जमीन पर गिरी हुई थी और उनके कांपते हाथ में एक तस्वीर थी। वो तस्वीर मेरी थी, मगर अजीब बात यह थी कि उस तस्वीर में मेरे साथ रेहान खड़ा था और तस्वीर के नीचे लिखा था मरियम मुल्क। मेरी सांस जैसे रुक गई। ये कैसे हो सकता है? मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तस्वीर दोबारा गौर से देखी। वो वाकई मेरी ही तस्वीर थी।
या फिर किसी ऐसी औरत की जो बिल्कुल मेरी तरह दिखाई देती थी। तस्वीर में वही आंखें, वही चेहरा, यहाँ तक कि मुस्कुराहट भी मुझ जैसी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि तस्वीर के नीचे वाज़ा अल्फाज में लिखा था, मरियम रिहान मुल्क। मेरा कदम लड़ खड़ा गई। ये मैं नहीं हूँ। कमरे में अजीब खामोशी छा गई। रिहान फौरन बड़ी मालकिन के करीब झुका। अम्मी आंखें खोले। डॉक्टर को फौरन बुलाया गया। सलमा खाला रो रही थी, जबकि बाकी मुलाजिम खौफजदा खड़े थे। चंद लम्हों बाद डॉक्टर ने बड़ी मालकिन को बिस्तर पर लेटाया और इंजेक्शन दिया। मैं अभी तक तस्वीर हाथ में पकड़े खड़ी थी। दिल मानने को तैयार नहीं था कि कोई औरत मुझसे इतनी ज्यादा मिल सकती है। अचानक रिहान ने मेरे हाथ से तस्वीर ले ली। उसकी नजरें तस्वीर पर जम गई और चेहरा सख्त हो गया। ये तस्वीर यहाँ किसने रखी? किसी ने जवाब नहीं दिया। कामरान मुल्क, जो अब तक खामोश खड़ा था, अचानक हल्का सा मुस्कुराया। शायद मरियम वापस आ गई है। रिहान गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। अगर ये सब तुम्हारा खेल है तो याद रखना, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कामरान के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। तुम अब भी सच छुपाना चाहते हो? खामोश। क्यों? कामरान की आवाज बुलंद हो गई। क्या तुम नहीं चाहते सबको पता चले कि मरियम उस रात मरी नहीं थी? कमरे में एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। मेरी सांस रुक गई। क्या मतलब? रिहान ने फौरन कामरान का गिरबान पकड़ लिया। एक लफ्ज भी आगे बोला तो कामरान हंस पड़ा। देखा, तुम अब भी डरते हो। अचानक बड़ी मालकिन की कमजोर आवाज सुनाई दी। बस करो। सब फौरन खामोश हो गए। बड़ी मालकिन की आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थी। उन्होंने कांपते हाथ से मेरी तरफ इशारा किया। ये लड़की यहाँ महफूज नहीं है। मैं खौफ ज्यादा होकर उनके करीब गई। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जिस रात मरियम गायब हुई थी उस रात भी सबने यही समझा था कि वो मर गई है। मेरा दिल धड़कना भूल गया। मतलब लाश नहीं मिली थी। कमरे में फिर खामोशी छा गई। रिहान ने फौरन नजरें झुका ली। बड़ी मालकिन धीरे से बोली, सिर्फ खून मिला था, बहुत सारा खून। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई और उसके बाद से उन्होंने खौफजदा नजरों से दरवाजे की तरफ देखा। इस हवेली में अजीब चीजें होने लगी। अचानक खिड़की खुद ब खुद जोर से खुल गई। हवा का शदीद झोंका अंदर आया और कमरे की लाइट्स टमटमाने लगी। सलमा खाला चीख पड़ी। मैं खौफ से पीछे हट गई। तभी राहदारी में किसी औरत की चलने की आवाज आने लगी। पूरा कमरा खामोश हो गया। आवाज आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे लग रहा था सब सुन सकते हैं। फिर अचानक दरवाजे के नीचे से किसी सफेद कपड़े का साया नजर आया। सलमा खाला ने खौफ से खुदान उठा लिया। कामरान के चेहरे से भी रंग उड़ चुका था। सिर्फ रिहान खामोश खड़ा दरवाजे को खोल रहा था। अगले ही लम्हे दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खुलने लगा। मेरी सांस रुक गई। दरवाजा मुकम्मल खुला, मगर बाहर कोई नहीं था। सिर्फ लंबा अंधेरा राहदारी और फर्श पर पड़ी एक चीज। रिहान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और उस चीज को उठाया। वो एक पुराना लॉकेट था। बड़ी मालकिन ये देखते ही कांप उठी। ये मरियम का लॉकेट है। मैं हैरत से रिहान के हाथ की तरफ देखने लगी। लॉकेट खुला हुआ था और अंदर एक छोटी सी तस्वीर रखी थी, मगर तस्वीर देखते ही मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। वो तस्वीर मेरी थी नहीं, शायद मरियम की, मगर अब फर्क करना नामुमकिन था। इसी लम्हे लॉकेट के अंदर से एक तहिया किया हुआ छोटा सा कागज नीचे गिरा। रिहान ने फौरन उसे उठाया। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता कागज खोला और अगले ही लम्हे उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। मैं बेख्तियार बोल पड़ी, क्या लिखा है? रिहान के हाथ कांप रहे थे। चंद लम्हों बाद उसने बहुत आहिस्ता कहा, इसमें लिखा है। इसने मेरी तरफ देखा। मरियम जिंदा है। मरियम जिंदा है। रिहान के मुंह से ये अल्फाज सुनते ही पूरा कमरा जैसे साकित हो गया। मेरी सांसें रुक गई। सलमा खाला के हाथ से पानी का गिलास गिर गया, जबकि बड़ी मालकिन ने खौफजदा नजरों से दरवाजे की तरफ देखना शुरू कर दिया। नहीं, उनकी आवाज कांप रही थी। ये मुमकिन नहीं। कामरान मुल्क के चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट आ गई। मैं तो पहले दिन से कह रहा था, कुछ लोग इतनी आसानी से नहीं मरते। रिहान ने फौरन गुस्से से कागज मुट्ठी में बंद कर लिया। ये सब किसी की घटिया हरकत है। वाकई। कामरान आहिस्ते से हंसा। फिर हर बार मरियम की चीजें कैसे वापस आ जाती हैं। पहले पायल, फिर डायरी गायब और अब ये लॉकेट। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक बड़ी मालकिन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। आयशा, तुम फौरन यहाँ से चली जाओ। मगर क्यों? उनकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। क्योंकि अगर मरियम वाकई वापस आ गई है तो वो तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगी।
میرے پورے جسم میں کپکپی دوڑ گئی۔ ریحان نے فوراً سخت لہجے میں کہا، بس کیجیے امی، عائشہ کہیں نہیں جائے گی۔ میں حیران رہ گئی۔ کامران نے طنزی انداز میں ہنستے ہوئے کہا، دلچسپ، 2 سال پہلے بھی تم یہی کہتے تھے۔ ریحان کی آنکھوں میں غصہ چمک اٹھا۔ اپنی حد میں رہو۔ ماحول اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ میری سانس لینا مشکل لگ رہا تھا۔ میں وہاں سے نکلنا چاہتی تھی مگر میرے قدم جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ اسی لمحے اوپر والی منزل سے کسی چیز کی ٹوٹنے کی زوردار آواز آئی۔ سب چونک گئے۔ سلمیٰ خالہ تقریباً چیخ پڑی۔ وہ پھر اوپر، ریحان فوراً دروازے کی طرف بڑھا مگر بڑی مالکن نے گھبرا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مت جاؤ۔ ریحان رک گیا۔ امی، میں نے اس رات بھی تمہیں روکا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر تم نے میری بات نہیں سنی۔ کمرے میں عجیب خاموشی پھیل گئی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس حویلی میں صرف خوف نہیں، کوئی بہت بڑا راز دفن ہے۔